हेलो स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है मोल। और मोल को ज़्यादातर लोग देख के ही गोल हो जाते हैं कि नहीं। तो इसका जो है तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसको देख के बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। आईसीएससी की क्लास 10 में मैंने इसको पढ़ाया भी था, तो वहाँ बच्चों को सभी तो नहीं रहता, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को डाउट जरूर रहता था इसमें। मोल कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये आपको समझ में आएगा तो एकदम पूरा आएगा, और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट में भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकते और हर हाल में इसे सीखना ही है। ठीक है, तो चलिए सीखने की कोशिश करते। ठीक, मोल को सीखने से पहले अगर हम ऐसे बोले बच्चों कि मान लो हमने लिखा 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक, अब कहीं भी डजन की बात होगी तो कितना आप कंसीडर करोगे? 12। क्यों? क्योंकि डजन के लिए हमने एक रेफरेंस मान लिया या स्टैंडर्ड मान लिया, किसको? 12। स्टैंडर्ड और रेफरेंस हमने क्या मान लिया? 12। तो अब हम अगर बात करें कि 12 पेन कितने डजन के इक्वल होगा, तो आप बोलोगे 1 डजन के इक्वल होगा। ऐसे अगर हम बात करें कि 24 डजन कितने 24 पेन कितने डजन के इक्वल होगा, तो आप क्या करोगे? आप इसको 12 पेन से क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे। क्यों? क्योंकि रिफरेंस नंबर आपका कितना है? 12, और आपको क्या मिलेगा? 2। ठीक, ऐसे अगर हम और नंबर बढ़ाते जाएंगे तो हम डजन को ऐसे फाइंड आउट कर जाएंगे। ठीक, और कैसे बात करें, मान लो हम बात करते हैं 1 ग्रॉस कितने के इक्वल है, तो आप लोग बोलोगे सर 144 के है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 डजन के लिए जो यूनिट ली गई है वो कितने ली गई है? डजन क्या हो गया? यूनिट हो गया। अब कहीं पे भी 1 डजन की बात की जाएगी तो आपको कितना कंसीडर करना है? 12। ऐसे ग्रॉस है, तो अगर जो ग्रॉस क्या है, ये भी एक यूनिट हो गई है, तो अगर कहीं पे भी 1 ग्रॉस की बात की जाएगी तो कितना लेना है? 144। तो अगर मोल को हम एक नंबर कह रहे हैं कि मोल भी क्या है? एक नंबर है। ठीक, मोल भी क्या है? यूनिट है। और इस ये क्या कंटेन करता है? नंबर। कितना नंबर कंटेन करता है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, बात समझो। जैसे हमने इसको बोला कि डजन क्या है? एक यूनिट है, तो कहीं भी डजन की बात आएगी तो कितना यूज करोगे? 12। ग्रॉस क्या है? एक यूनिट है, कहीं भी ग्रॉस की बात आएगी तो कितना कंसीडर करोगे? 144। तो ऐसे अगर हम मोल को बोलते कि मोल एक नंबर है, सॉरी मोल एक क्या है? यूनिट है, और इसका नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमेशा जहां पे भी मोल की बात होगी तो वहां पे क्या माइंड में सेट होना चाहिए? 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये तो हो गई कि ये एक इजी बात है। अब देखो, जो डजन है वो क्या कर रहा है? वो किसी को काउंट ही तो कर रहा है। ऐसे ही ग्रॉस भी क्या कर रहा है? किसी को काउंट कर रहा है। ठीक, अब देखो 1 डजन क्या कर रहा है? ये काउंट कर रहा है, काउंटिंग है, काउंटिंग नंबर्स है। तो ऐसे 1 ग्रॉस जो है ये भी क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। तो आप बोलोगे सर तो केमिस्ट्री में से क्या काउंट करना है? तो केमिस्ट्री में जो मोल है ये भी क्या कर रहा है? एक काउंटिंग नंबर है। ये भी क्या है? काउंटिंग नंबर है। और केमिस्ट्री में जितने भी टर्म्स होंगे ये भी काउंटिंग नंबर है। और ये क्या करता है? केमिस्ट्री के जितने भी केमिकल टर्म्स होते हैं उनको काउंट करता है। ठीक है, जैसे ये एटम्स को काउंट करेगा, मॉलिक्यूल्स को काउंट करेगा, ठीक है, आयंस को काउंट करेगा। ठीक, तो अब एटम्स क्या है? बहुत स्मॉल है, इसको काउंट करना हो तो इसको हम अगर काउंट करने जाए तो क्या होगा? बहुत छोटे छोटे इसके वो मिलेंगे यूनिट्स, मतलब इसके छोटे छोटे नंबर मिलेंगे, उसको काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं? हम एक यूनिट बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोल। जैसे अगर हम बात करें पहले मोल की डेफिनेशन के बारे में, कि जो 1 मोल है इसको अगर डिफाइन करना है तो लिख सकते हैं मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स सब आ गए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ substance, more defined as the amount of substance in 12 gram of carbon 12। मतलब कि कोई भी अगर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि केमिस्ट्री में है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये किससे लिया गया, ये लिया गया कार्बन 12 के 12 ग्राम मास से। क्लियर? जैसे तो दूसरे में बोल सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिले, किसके लिए, एटम्स के लिए मिले या मॉलिक्यूल्स के लिए मिले, ठीक है, या इसी को बोलते हैं आयंस के लिए मिले, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक, तो आप बोलोगे सर 12 ग्राम में कार्बन 12 की वैल्यू कितनी है, तो 12 ग्राम में कार्बन 12 की जो वैल्यू है वो होती है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। और ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं हम। 12 ग्राम कार्बन 12 का जो मास होता है या जो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने मिलते हैं आपको, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब कैसे निकालते हैं, तो आपको ये भी नहीं है कि मतलब ये ऐसे हवा में निकाल दिया गया, तो इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, ये कभी पूछा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी ये पूछा नहीं आता है कि कैसे निकालते, मतलब आप निकाल नहीं बताओ। जैसे हम बात करें कि मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सबको पता है हाइड्रोजन होगा तो क्या कंटेन करेगा, इलेक्ट्रॉन भी कंटेन करेगा, प्रोटॉन भी कंटेन करेगा, और क्या करेगा, न्यूट्रॉन भी। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, 10 टू पावर 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। क्लियर? ये तो इतने नेगेटिव में जाएगा कि नेग्लिजिबल हो जाएगा, केजी। ग्राम में लोगे 10 टू पावर -27 हो जाएगा। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24। हमें ग्राम में दे दिया तो 24 ग्राम कर लिया, ठीक है। केजी में लोगे तो 27 होगा। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास लगभग सिमिलर ही होता है। क्लियर? तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो प्रोटॉन के मास की बात होगी, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक, अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यही नंबर। क्लियर? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये सब चीज़ पूछी नहीं आती है, बस आपको ऐसे माइंड में सेटअप कर रखना है कि कभी भी जो मोल का नंबर होगा वो किसी एटम के लिए निकाला जाएगा तो एटम में क्या होगा, इतना होगा। मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला जाएगा तो यही होगा, और अगर जो आयंस की बात होगी तो भी यही होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मोल के टर्म्स को और इजी करते हैं। और इजी कैसे करते हैं, जैसे हमने बोला कि जो मोल है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इसमें, मोल आपकी बड़ी चीज़ों को छोटा करता है। जैसे हम लिखें 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो अब अगर इसको जो मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर 23 टाइम्स, तो जो वैल्यू है बहुत बड़ी होगी। और अगर इसी को सिंपल हमको करना तो हम क्या बोलोगे, 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन, हो गया नहीं? ऐसे ही मान लो बात करें 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ
हाइड्रोजन। देखो समझने की बात ये है कि जैसे ये बड़ी क्वांटिटी है, जैसे हम लिखते थे 12, तो हम क्या बोलते थे 1 डजन, ठीक है, या लिखते थे 144, तो इसको हम क्या बोलते थे 1 ग्रॉस बोलते थे, ठीक। अब इतना बड़ा डिजिट्स के लिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा चीज बोल दिया कि ये होगा 1 ग्रॉस, क्लियर। तो मतलब अब अगर जो मान लो ये 1 डजन था, 1 डजन की इसकी वैल्यू कितनी थी 12 थी, ऐसे ही मान लो अगर जो हम लिख दें, ऐसे ही मान लो हम लिख दें कि 36 कितने डजन के इक्वल होगा, तो आप सीधे सीधे बोलोगे रिफरेंस नंबर से डिवाइड कर लेगा, बोलेंगे 3, ठीक। तो अभी हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड डिफरेंस है, उससे हम क्या करेंगे, कितना भी पार्ट पीस निकालना तो हम इजीली निकाल ले रहे हैं ना। तो ऐसे क्या है कि अगर हमारे पास मोल का रेफरेंस नंबर है, तो अब अगर भी कितना भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इससे डिवाइड करके बता सकते हैं, ठीक। तो मोल इज जस्ट लाइक एन यूनिट। अब मोल में ज़्यादा नहीं, सिर्फ मोल का सिर्फ डेफिनेशन समझो कि मोल क्या है, कार्बन 12 ग्राम, C12 में जितना नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ से होगा वही क्या होता है, मोल होता है। और मोल के लिए हमने अच्छा सा नंबर ले लिया है, जिसको हमारे साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम क्या था, अवागाद्रो। और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं Na से 6 पॉइंट, इसकी वैल्यू थी 6.02 × 10⁻23। डेफिनेशन पोर्शन सिर्फ आपके समझने के लिए है, तो सिर्फ समझने के लिए इतना समझो कि मोल इज ए यूनिट और जिसकी वैल्यू क्या है 6.02 × 10⁻23। और इससे हम क्या करते हैं, किसी चीज को काउंट करते हैं, तो मोल इज द काउंटिंग नंबर्स भी आप बोल सकते हो, मोल इज द काउंटिंग नंबर्स। किसको काउंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोल का, वो होता है मोल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए, ठीक है, या मोल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहीं से मोल का इंपॉर्टेंट जो है आपको यूज करना है एग्जाम के व्यू से, वो स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मोल डिपेंड ऑन 3 टर्म्स। मोल जो है वो बेसिकली 3 टर्म्स पे डिपेंड करता है। पहला टर्म्स होता है इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट। आपका सेकेंड होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, या इसी को बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। और जो आपका थर्ड होता है वो होता है वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इन्हीं 3 थिंग्स पे आपका जो मोल है वो डिपेंड करता है। और अगर ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे समझ में आ गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो नीट का हो चाहे जिस लेवल का हो, आप इन तीनों फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है इन टर्म्स ऑफ वेट। अब देखो हमने बोला कि मोल क्या एक यूनिट है, तो हम लोग यूनिट के थ्रू ही इसका जो फॉर्मूला वो भी जनरेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला कि 1 डजन इज इक्वल टू, वेट की बात कर रहे हैं, चलो हमने बोला 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, होता है कोई इसमें डाउट है। तो अगर 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम के, तो मान लो हम अगर पूछे आपसे 2000 ग्राम कितने kg के इक्वल होगा, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक रेफरेंस नंबर स्टैंडर्ड है, उसी रेफरेंस नंबर से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा 2 kg। बात समझ आ रही है। तो मोल भी क्या है, अगर आप यहाँ बोले कि 1 मोल इज इक्वल टू 1000, तो अब जितना भी 1000 ग्राम निकाला उसको क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो किसकी वैल्यू मोल। अब इसी तरह मोल के टर्म में बात करें, हम बोलते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट डिपेंड ऑन, या मोल इन टर्म्स ऑफ वेट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट की मतलब अगर कहीं पे भी
किसी वेट का या किसी वेट को हम मोल में कन्वर्ट या मोल निकाल रहे हैं वेट के टर्म में, ठीक है, तो उसका जो स्टैंडर्ड बना वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसे समझना कि 1 kg इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे क्या है 1 मोल इन ग्राम। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख सकते हो मोल इन ग्राम्स, मोल इन ग्राम्स। तो 1 मोल इन ग्राम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब चाहे जितना भी किसी का वेट गिवन हो, ठीक है, अगर किसी का वेट इन ग्राम चाहे जितना भी गिवन हो, तो आप कैसे करोगे, तो जाए सीधी सी बात है, रेफरेंस नंबर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो रेफरेंस नंबर आपका क्या है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और यही क्या हो जाएगा आपका मोल। सो मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन जीएम और जीएम, ठीक। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, वेट का हो गया डब्ल्यू, वेट इन ग्राम्स, ऐसा नहीं सिर्फ ग्राम्स में है, वेट इन ग्राम्स और किलोग्राम्स, यहाँ किलोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक। डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ लोगों को ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में प्रॉब्लम होगी, तो अभी आपको साइड में बता देगा, क्लियर। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसके टर्म्स में, ग्राम्स के टर्म्स में या किलोग्राम्स के टर्म्स में, क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, वेट इन ग्राम्स और किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपका। दूसरा, अगर वेट निकालना तो क्या करोगे, वेट इज इक्वल टू एन इंटू जीएम और जीएम। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट निकाल सकते हो, क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास का और थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास का, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 9 का टर्म है ये। जैसे किसी का, जैसे ये ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा है कि ये एप्लीकेबल होगा एटम के लिए, ठीक। एटम के लिए बात होगी तो हमारे पास सपोज एटम हो ऑक्सीजन, तो इसका मास कितना है, 16 यूनिफाइड है। हाइड्रोजन, इसका मास कितना होता है, 1 यूनिफाइड होता है। नाइट्रोजन होता है, इसका मास कितना होता है, 1 यूनिफाइड, क्लियर। अब यहाँ किसकी बात करें, ग्राम एटॉमिक मास की, यानी ये तो एटॉमिक मास भी है, इट इज एटॉमिक मास। अब इसी एटॉमिक मास को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें, जैसे ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे, 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और नाइट्रोजन का 14 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ आ गई कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम, ठीक। तो अगर एटम की बात होगी क्वेश्चन में तो क्या लगाएंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। अब देखो बच्चों, मेन होता क्या है कि लोग मोल कॉन्सेप्ट में गलती जानते क्यों करते हैं, वो गलती इसलिए करते हैं कि उनको सही बात यह है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स काउंट ही करना नहीं आता। अगर उनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स काउंट करना है तो ये प्रॉब्लम ही ना हो, क्यों कि अगर उनको एटम काउंट करना आता है तो वो ग्राम एटॉमिक मास में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स काउंट करना हो आता हो तो जैसे हम बोले कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो क्या होगा, H2O, ठीक। अच्छा, मान लो ये नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है H2O, तो आपको ये यहाँ कंसीडर कर लेना है कि इट इज 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो इसका जीवन निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हम पहले निकालेंगे इसका मोलर मास, क्लियर। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ये सब बुक में गिवन है, ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास फिक्स होती है, ये गिवन होता है। सो हाइड्रोजन 2 टाइम है, इसका होता है कितना है, 1, तो 2 into 1 कर लेंगे प्लस 16, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज नोन एज मोलर मास। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 यूनिफाइड मास, ठीक। अब इसे को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 18 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का जो जीएमएम होगा वो क्या होगा, वाटर का जीएमएम कितना होगा, 18 ग्राम, ठीक। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज एग्जांपल में हमने अदर कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, देखो ये मॉलिक्यूल्स है ना, सिर्फ एटम के लिए लगाएंगे जीएम। अगर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स कैसे मतलब एटम कंबाइन विद सिमिलर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स को भी हम मॉलिक्यूल्स के टाइम में टर्म में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो O2 के लिए कितना हो जाएगा, 32 होगा। 32 यहाँ पे यूनिफाइड होगा, ग्राम फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो गया, इट इज GMM ऑफ O2। ठीक, ऐसे मान लो और निकाल ले, जैसे मान लो हम निकाल रहे हैं मीथेन का, निकाल कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, तो कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 टाइम्स 4, तो कितना होगा 16 ग्राम। इट इज नोन एज जीएमएम ऑफ मीथेन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म्स आपका खत्म हो गया। अब अगर इसके 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आप फोकस करते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक, फॉर्मूला समझ में आ गया कि रेफरेंस क्या मिला, ग्राम एटॉमिक मास। अब कितना भी वेट निकालना हो तो रेफरेंस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मोल। ठीक, इन टर्म्स ऑफ वेट। सपोज क्वेश्चन, चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, निकालना आपको नंबर ऑफ मोल्स। चलो ए के लिए पूछ रहा है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक, तो आपको पहले तो ये पता करना है कि ये इन टर्म्स ऑफ वेट कैसे है। तो इन टर्म्स ऑफ वेट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ग्राम के बारे में। ठीक है, और जब ग्राम के बारे में पूछ रहा है तो यानी ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक, अब इन टर्म्स ऑफ वेट हो गया तो इन टर्म्स ऑफ वेट के हमारे पास 2 फार्मूला है। ठीक, ये पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये बात कर रहा है n की। तो n की बात करेगा तो कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला तो लिख लो, n इज इक्वल टू W अपान, अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, स्टूडेंट्स बताओ क्या लगेगा, ये CO2 है, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकालते हैं GMM, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकालते हैं GMM, मॉलिक्यूल्स के लिए हम निकालते हैं GMM। और कार्बन डाइऑक्साइड का GMM क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए GMM क्योंकि मॉलिक्यूल था। तो कार्बन का होता है कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का एक होता है 16, तो 2 टाइम में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 44 ग्राम। क्लियर, अब वैल्यू को पुटअप कर दो 4.4 ग्राम, तो वेट गिवन है 4.4 ग्राम और जीवन कितना निकल के आएगा 44 ग्राम। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो है ना जी, बस आपको क्या देखना है कि क्वेश्चंस में देखना है कि ग्राम या किलोग्राम की बात हो गई तो क्या लगाओगे, तो फार्मूला लगाओगे वेट इन टर्म्स। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट। 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक, फिर हमको पता चल गया ग्राम। क्लियर, और ग्राम पता चल गया तो यानी फॉर्मूला लगेगा वेट इन ग्राम, ग्राम का। क्लियर, देखो यहाँ पे निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एन निकालना, तो हमने लिख दिया फॉर्मूला एन इज इक्वल टू W अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, ये एटम है और एटम के लिए क्या निकाला जाता है, एटम के लिए क्या लगाया जाता है, एटम के लिए लगाया जाता है ग्राम एटॉमिक मास, और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 23। ठीक, तो ग्राम एटॉमिक मास में 23 ग्राम, ये हो गया GM, वैल्यू पुटअप कर दो कितना 2.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम, और ये होगा क्या, ग्राम ग्राम कैसे हो जाएगा 0.1। तो ठीक है बच्चों, समझ गए। सो वेट इन टर्म्स में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 2 फार्मूलाज हैं और ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, आपके पास नॉलेज होना चाहिए ग्राम एटॉमिक मास के एटम को फाइंड आउट कर लो और इसके साथ साथ ग्राम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर लो। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपका जो वीडियो होगा वो लंबा हो जाएगा। तो आपका वेट इन टर्म्स ओवर हो गया। अब सेकेंड बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ
पार्टिकल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी किसकी किसकी निकालते हैं हम, एटम की भी निकाल सकते हैं और क्वांटिटी तो मॉलिक्यूल्स की बता सकते हैं, कितना नंबर होगा इलेक्ट्रॉन वो भी बता सकते हैं। ठीक, तो अगर कभी क्वेश्चंस में ये पूछे कि एटम को निकालो, फाइंड आउट करो, मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करो या इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करो, ठीक है, तो यानी किस पे फोकस कर रहा है, वो बात कर रहा है किसकी, क्वांटिटी की, वो बात कर रहा है किसकी, पार्टिकल्स की। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो चलो क्वांटिटी वाला एग्जांपल लिया कि एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है, तो बताओ 24 में कितना दर्जन होगा, तो क्या करोगे, डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो बताओगे 2। ठीक, ऐसे ही 1 मोल इन क्वांटिटी, 1 मोल क्वांटिटी, 1 मोल क्वांटिटी is equal to 6.02 into 10 to the power 23 की। तो अब बताओ, अब अगर क्वांटिटी निकालनी है किसी की भी तो क्या करोगे, इसी डिफरेंट नंबर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे ना, रहना है कि n is equal to q अपॉन 6.02 into 10 to the power 23, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब अगर q निकालना हो तो q is equal to n into 6.02 into 10 to the power 23, ये हो गया आपका Q के लिए दो फार्मूला। मीन्स अगर क्वांटिटी की कहीं बात हो रही है तो उसके लिए ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, ये समझ में आ रहा आपको ना कि ये भी यूनिट है, मोल भी यूनिट है, तो इस यूनिट की वैल्यू 12 थी, इस मोल की वैल्यू, इस मोल के लिए हमने यूनिट कितना लिया 6.02। अब कोई भी क्वांटिटी निकालो तो इसी रेफरेंस से डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर को डजन में कन्वर्ट करना था तो क्या करते थे, उसको इस रेफरेंस से डिवाइड करते थे। तो ऐसे ही अगर किसी भी क्वांटिटी को आपको मोल में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2 जो कि बेस्ड है किस पे, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब इसके न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज सिर्फ फार्मूला की बात होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए जो क्वेश्चन नीट बुक में आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, बट अभी तो सिर्फ फार्मूला की बात करेंगे। सपोज क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ए 3.01 into 10 to the power 22 molecules ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी बात होगी मॉलिक्यूल्स की, मैंने पहले ही बताया कि अगर एटम आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये क्वांटिटी वाला, क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो क्या लगाएंगे, n इज इक्वल टू q की वैल्यू गिवन कितनी है, n इज इक्वल टू q अपॉन, n इज इक्वल टू q अपॉन क्या लगाएंगे 6.02 into 10 to the power 23, यही फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू कितनी गिवन है 3.01 into 10 to the power 22 अपॉन, किससे करेंगे, रेफरेंस नंबर से। रेफरेंस नंबर क्या है हमारा 6.02 into 10 to the power 23। सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3 2 3 जा 6, ये वैल्यू यहाँ पुट होगी, ये इसमें हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, टोटल 0.05 मोल। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बी क्वेश्चन, फाइंड आउट 3.6 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स 3.6 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ पे ग्राम है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, ग्राम है, और ग्राम की बात हमने की थी इन टर्म्स ऑफ वेट में, तो इन टर्म्स ऑफ वेट का फॉर्मूला लगेगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। अब थर्ड टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, और वो थर्ड टर्म्स हमारा रहेगा इन टर्म्स ऑफ गैस, या सीधे सीधे बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी आप लोग सर गैस में बोल रहे हैं तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं बिकॉज ये टर्म सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैस के लिए, ये इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली गैस, और गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो गैस को अगर हम एसटीपी पे रखते हैं, किसी भी गैस को हम अगर एसटीपी पे रखते हैं जहाँ पे प्रेशर 1 बार का हो और टेम्परेचर कितने का हो 273 केल्विन का, तो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4,
कितना होता है 22.4 लीटर के, या तो इक्वल होगा 22400 सीसी। ठीक, ये भी एक शॉर्ट सा नोट्स है, इसको कहीं आप लोग ऐसे सेट कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं क्वांटिटी के टर्म्स में। सर वैल्यूम की बात करते हैं, तो वैल्यूम की बात जब भी करते हैं हम लोग, तो हम ऐसे मान लिया कि 1 लीटर है, तो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 किसके ml। देखो यूनिट्स का कन्वर्जन आप लोग पढ़ लो, क्योंकि यूनिट्स का कन्वर्जन आपको अगर नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यूनिट्स का कन्वर्जन जरूरी है। सो 1 लीटर है इक्वल 1000 ml के, सो 2000 ml कितने के होगा, तो क्या करोगे 1000 ml, ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 लीटर। ठीक, ऐसे सेम हम बोले कि 1 मोल वैल्यूम ऑफ गैस, 1 मोल वैल्यूम इज गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22400 सीसी के। तो अब अगर किसी भी गैस का वैल्यूम निकालना, वैल्यूम ऑफ गैस, चाहे वो कितना भी गिवन हो, कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे रेफरेंस नंबर से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ गैस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूम। क्लियर। अब क्या करना, अगर मान लो वैल्यूम निकालना हो तो वैल्यूम इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर और 22400 सीसी। अब आप पूछोगे सर एक बार आप लीटर लिख रहे हैं, एक बार क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यों लिख रहे हैं सर, तो वैल्यू ये है कि अगर क्वेश्चंस में लीटर में पूछेगा तो आप लीटर वाला रेफरेंस यूज करोगे, अगर क्वेश्चन में वैल्यू अगर तो सीसी में पूछेगा तो आप सीसी का रेफरेंस यूज करोगे। ठीक है, फिर इस पे भी करते हैं क्वेश्चन। अब आपको लगेगा सर आप इतना तेज से भाग क्यों रहे हैं, भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि ऐसा ना कि मेमोरी कम पड़ जाए मोबाइल में, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, पता चले पूरी मेहनत बेकार हो जाए। थर्ड टर्म्स के बेस पे क्वेश्चन है, सपोज हम लोगों ने बोला फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया हमने 1.1 लीटर, देखो लीटर आ गया, लीटर के डिफरेंस 1.1 लीटर ऑफ H2S गैस। ठीक, अब लीटर की बात आ गई, लीटर और सीसी की बात होगी तो ये फार्मूला, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस की बात होगी तो क्वांटिटी का फार्मूला, और अगर बात होगी ग्राम या केजी की तो फर्स्ट फार्मूला। ठीक, वैल्यू पुटअप करो, n की वैल्यू क्या होगा, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस या गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसे करो थोड़ा सा समझना, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर में, क्योंकि लीटर में क्वेश्चन। क्लियर, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू पुटअप करेंगे 1.12 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, आंसर कितना आ जाएगा आपका, और आंसर आ जाएगा आपका 0.45 मोल। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं किसके, मोल के। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर को ही एक्सप्लेन किया। क्लियर, बट अगर ऐसी कंडीशंस हो जाए कि एक ही क्वेश्चन में पूछे वैल्यूम भी पूछे, एक ही क्वेश्चन में क्वांटिटी भी पूछे, तो मतलब क्या कि वैल्यूम को भी फार्मूला लगाएंगे और किसके क्वांटिटी का भी लगाएंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में ग्राम को भी पूछे और एक ही क्वेश्चन में किसको पूछे क्वांटिटी को, तो दोनों फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, तीनों फार्मूला को एक साथ रख लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा फार्मूला क्या था, अब हम बोल सकते हैं कि मोल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, वेट इन ग्राम्स पे, और इसके साथ साथ ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑब्लिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके साथ साथ मोल इक्वल होता है किसके, क्वांटिटी अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 के। इसके साथ साथ ये इक्वल होता है वैल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर और 22400 सीसी। तो ये हो गया हमारा मास्टर फार्मूला। ठीक है, अब इस मास्टर फार्मूला से हम मोल के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने तीनों को ड्राइव कर लिया तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड आउट
वेट की बात कर रहे हैं, ये फार्मूला वेट ऑफ 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। किसकी बात कर दिया? मॉलिक्यूल्स की बात कर दिया। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स की बात कर दिया तो यानी ये फार्मूला, और वेट की बात कर दिया तो ये फार्मूला। ठीक, इस दोनों को लगा के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे पहले क्वेश्चन में। ऐसे ही गिवन है, फाइंड आउट वेट ऑफ 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट HP। ठीक, तो मैं कोई एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको दूसरा आपको सॉल्व करके आंसर दीजिए। चलो मैं ये सॉल्व करता हूँ। कह रहा वेट की बात की गई तो वेट के लिए फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू W अपॉन ये क्या है मॉलिक्यूल से, तो क्या लगाएंगे G। इक्वल करके क्या पूछ रहा है? CO2 गैस के बारे में पूछ रहा है। तो गैस क्या है? गैस के लिए कौन सा लगाते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस या गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन क्या रखेंगे? 22.4 लीटर। तो क्या लीटर की बात की है? क्लियर। अब वैल्यू पुट अप कर दो। आपको निकालना है क्या? वेट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ वेट लिखते हैं, थोड़ा गलत कर। वेट हो गया, जीएमएम कितना होगा? CO2 का आगे पीछे क्वेश्चन में निकाला था, कितना होता है? 44 ग्राम होता है। और वॉल्यूम ऑफ गैस कितना गिवन है? 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा इस आंसर का। तो आंसर कितना है आपका? यहाँ वेट आ जाएगा 22 ग्राम। क्लियर। अब ऐसे इसको सॉल्व करना है ना, फार्मूला लिख दो, तो आंसर बताना। एन लगा लेना, वेट निकालना है तुमको। अपान क्या है ये क्वेश्चन में? H2O मॉलिक्यूल से तो GMM लगेगा, और इक्वल ये पार्टिकल निकालना है। तो क्या करोगे? Q अपान 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इस पे वैल्यू पुट अप कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोल कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में अपना कुछ फीडबैक दे देगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा मुझे व्हाट्सअप करेगा। ठीक है, कॉल कर लेगा और मोल कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ और वहाँ पे यूज करते हैं इस फॉर्मूला को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।